स्वागत है बच्चों स्वर संधि के अगली क्लास में। इस कक्षा में हम पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि तथा प्रकृति भाव संधि के विषय में जानेंगे। इसके पहले हमने पिछली कक्षा में यण और अयादि स्वर संधि के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो जिसके साथ जुड़ रहा है उसमें परिवर्तन हो जाता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यथास्थान रहता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में नियम यह है कि यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ आता है, कहने का तात्पर्य ए या ओ के बाद यदि अ आए, ए या ओ, ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो ए ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ओ यथास्थान पे रहेगा। ये जो अ है वो अवग्रह बन जाएगा। ये जो एस की आकृति है उसे अवग्रह कहते हैं। इसको लिखते तो एस के जैसे हैं, लेकिन इसका उच्चारण अ ही होता है। दूसरे शब्दों में जब संधि करेंगे तो उच्चारण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नियम यह है कि अ को कभी भी किसी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता। अ हमेशा शब्द के प्रारंभ में ही आता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए कि अ बीच में लिखना पड़े, उस स्थिति में अ को अ न लिख के इस प्रकार एस की आकृति से उसको अभिव्यक्त करते हैं, जो कि अवग्रह कहलाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हरेयत्र, इस उदाहरण में अंत में ए है प्रथम शब्द के, और उसके बाद अत्र का आ है। कहने का तात्पर्य ए के साथ अ जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि ए या ओ के साथ अ जुड़ता हो तो हरे में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हरे का हरे ही रहेगा। ये जो अत्र है, अत्र के अ के स्थान पे ये अवग्रह लगा देंगे, ये अत्र। तो ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे संधि के पहले पढ़ा जाता था, हरे अत्र हरे अत्र। उसी प्रकार अरण्ये अगच्छत्, अरण्ये अगच्छत्, बीच में अवग्रह आ गया। धर्मे अस्मिन्, धर्मे अस्मिन्, बीच में अवग्रह आ गया। इस प्रकार ए के साथ अ जुड़ने की स्थिति में ए का कोई परिवर्तन नहीं होता, अ के स्थान पे अवग्रह हो जाता है। ठीक है, तो नियम स्पष्ट है। यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर हो और उत्तम पद के प्रारंभ में अ स्वर हो तो उत्तम अपूर्व के ए या ओ स्वर में लुप्त हो जाते हैं। अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उत्तर पद का अ अवग्रह बन जाता है। ये इसका मूल नियम है। इसे कहते हैं पूर्व रूप स्वर संधि। अब इसका देखते हैं ओ के साथ परिवर्तन। ओ के साथ यदि अ आता है तो भी वही स्थिति बनती है। ओ के साथ भी अ आने पर ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता और अ के स्थान पे अवग्रह हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं विष्णु अत्र, विष्णु अत्र के में विष्णु ओ है अंत में और अत्र का अ है। विष्णु के ओ के साथ अत्र का अ है। उस स्थिति में ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अ का अवग्रह हो जाएगा, तो बनेगा विष्णु
विष्णुअत्र। इसको कहेंगे भी वैसे ही, विष्णुअत्र ही। उसी प्रकार सो के साथ अहम, सोअहम, ओ है, ओ के साथ अ है तो अ का अवग्रह हो गया, सोअहम। बालो के साथ अस्ति, बालो अस्ति। यहाँ भी वैसे ही अ की जगह पे अवग्रह हो गया। तो ये था पूर्व रूप स्वर संधि। आइए इसके बाद पढ़ते हैं पर रूप स्वर संधि। पूर्व रूप का उल्टा है पर रूप स्वर संधि। पूर्व रूप में हमने देखा था कि ए और ओ प्रथम शब्द के अंत में था, यहाँ है ए और ओ द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। अब चेंज क्या है? नियम यह है कि अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग का तात्पर्य है ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में अ आता है। तो जिसके अंत में अ आता है, ऐसे उपसर्ग के बाद यदि ए ओ आता है, ए ओ स्वर आए, अकारांत वाले अ से समाप्त होने वाले उपसर्ग, केवल उपसर्ग की स्थिति में होगा यह परिवर्तन। अ के से समाप्त होने वाले उपसर्ग के साथ यदि ए या ओ स्वर आता है तो वो जो उपसर्ग का अ है वो उपसर्ग हट जाता है, उसका अ हट जाता है। जैसे प्र है, प्र में से केवल प र रहेगा, अ हट जाएगा। तो क्या होगा? उसके साथ जो ए है तो वो जुड़ के प्र का प्रे हो जाएगा, र के साथ स्वर मिल जाएगा ए का तो प्रे हो जाएगा। तो अ नहीं, कहने का तात्पर्य अ नहीं रहेगा, अ लुप्त हो जाएगा ऐसी स्थिति में। ऊपर हमने देखा था कि ए या ओ के साथ अ आता है तो अ अवग्रह बन जाता है और यहाँ पर अ लुप्त हो जाता है। परिवर्तन दोनों अ का ही है। पूर्व स्वर संधि में भी अ अवग्रह बन जाता है, मतलब अ अपने स्थान पे रहता है, उच्चारण भी अ का वैसे ही होता है जो पहले होता था, केवल लिखने का तरीका बदल जाता है, अ के स्थान पे अवग्रह लग जाता है। और पर रूप स्वर संधि में अ डिलीट हो जाता है, अ हट जाता है। किस स्थिति में? यदि प्रथम शब्द कोई उपसर्ग हो जो कि अ से समाप्त होता हो, उसके साथ यदि ए या ओ आए तो उपसर्ग का जो अ है अंतिम, वो अ हट जाता है। अब देखिए कैसे हुआ। यहाँ तो प्र था, प्र के साथ एशियति, यहाँ प्र है, प्र के साथ एशियति का ए है। प्र अपने आप में उपसर्ग है। ये उपसर्ग क्या है? जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, शब्दांश। तो देश के पहले जुड़ेगा तो प्रदेश हो जाएगा, कार के साथ प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो प्र है, स्पष्ट है कि इस प्र के अंत में अ है, इस प्र के अंत में अ है और उसके साथ ए जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अ से समाप्त होने वाले उपसर्ग के साथ यदि ए जुड़ता है तो ये अ हट जाता है। तो जब प्र से अ हट गया तो यहाँ पे बचा क्या? आधा प और आधा र। तो आधा प आधा र के साथ ए मिलके क्या बना? प्रे। उसके आगे शयति, प्रे शयति। उसी प्रकार अव में भी हम देख रहे हैं कि अव के अंत में भी अ है, अ है और अव के साथ ओषति, ओषति का ओ है। यहाँ पे ओ है, वहाँ ए था, यहाँ ओ है। तो अव एक उपसर्ग है जिसका अंतिम वर्ण अ है, तो अ से समाप्त होने वाला उपसर्ग है अव। तो अ से समाप्त होने वाले उपसर्ग के साथ यदि ओ आता है तो ये जो अ है वो अ हट जाएगा। तो हट जाएगा तो क्या बचा? अव का अ और आधा व।
तो आधा व के साथ ओ मिलके अवो, अवो हो गया। उसके बाद आगे क्षति, अवो। इस प्रकार ए या ओ के साथ यदि अ से समाप्त होने वाले उपसर्ग के साथ यदि ए या ओ आता है तो जो अ है वो अ लुप्त हो जाता है और उस शब्द के साथ जुड़कर उसका रूप पूरा हो जाता है, ए का रूप बन जाता है या ओ का रूप बन जाता है। अब आगे बढ़े। अगला प्रकार है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का तात्पर्य है कोई परिवर्तन न होना, नो चेंज। तो कुछ स्थितियां हैं जिन स्थितियों में संधि होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक हमने केवल परिवर्तन का अध्ययन किया, यहाँ हम देखेंगे कि परिवर्तन नहीं होना। प्रकृति भाव संधि, जहाँ तक दीर्घ संधि और यण संधि के नियमानुसार संधि होती है, वहाँ पर यदि द्विवचन में संधि नहीं होती, वहाँ पर यदि पद द्विवचन में हो तो संधि नहीं होती। कहने का तात्पर्य, यदि प्रथम शब्द के अंत में यदि किसी भी शब्द का द्विवचन हो, द्विवचन मतलब शब्द रूप का द्विवचन, जैसे बालका बालकौ, बालका तो बालकौ द्विवचन होगा, कवि कवि कवयः तो द्विवचन कवि हुआ, ठीक है, या मति मति मतयः, साधु साधु साधवः, साधु उकारांत बड़ी मात्रा द्विवचन। तो द्विवचन के रूप के साथ यदि संधि होती है, संधि की स्थिति आती है, तो चाहे वो किसी भी संधि के अंतर्गत उसका रूप बनता हो, चाहे दीर्घ बनता हो, चाहे गुण बनता हो, तो दीर्घ गुण ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ में हमने देखा था कि आ के साथ या साथ नदी 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 नद्य, तो ई के साथ ई मिलके बड़ी ई हो जाता है, या साधु साधु साधवा तो ऊ के साथ ऊ मिलके बड़ी हो जाता है, या ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो यह हो जाता है, ऊ के साथ भिन्न जुड़ता है तो वह हो जाता है। तो यदि वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता हो या यण स्वर संधि के अंतर्गत आता हो, किसी भी संधि के अंतर्गत आता हो, लेकिन यदि वह प्रथम शब्द द्विवचन के फॉर्म में है, द्विवचन के रूप में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे कहते हैं प्रकृति भाव हो जाना, अर्थात अपने मूल प्रकृति में ही रहना। यहाँ देखिए एक उदाहरण है, कवि इमौ। कवि इमौ में कवि जो है वो ई कारांत है। ई कारांत मतलब क्या हुआ, कवि है तो छोटी रूप, लेकिन द्विवचन में बन जाता है कवि। रूप क्या चाहता है, कवि कवि कवया, तो कवि द्विवचन है प्रथमा का, उसके साथ ई जुड़ रहा है, तो यहाँ देख कर लग रहा है कि दीर्घ संधि होगा, क्योंकि समान जाति का वर्ण ई के साथ ई मिलके बड़ी ई हो जाता है। लेकिन यहाँ द्विवचन का रूप होने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे यथास्थान पर ही रहेगा, वो बनेगा कवि के साथ इमौ, कवि इमौ। उसी प्रकार लते एते, लते एते में दिख रहा है ए है, ए के साथ ए जुड़ रहा है, तो लता लते लता, लते जो है वो द्विवचन रूप है, लता लते लता, तो लता का द्विवचन के साथ ए जुड़ने के कारण उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्कुल लते एते का लते एते ही रहा। तो ई उ ए यदि ये स्वर द्विवचन में होते हैं तो संधि नहीं होती है। जैसे साधु आगच्छताम, साधु आगच्छताम में साधु जो है वो द्विवचन का रूप है। कैसे, साधु साधु साधवः, तो ये जो साधु है ये प्रथमा का द्विवचन है, इसके साथ आगच्छताम मतलब ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ रहा है, तो यहाँ पे देख के लगता है कि यण होना चाहिए, लेकिन चूंकि द्विवचन का रूप है इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और साधु आगतम का साधु आगताम ही होगा। तो इस प्रकार ये प्रकृति भाव संधि
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीनों प्रकार, तीनों संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार हम संधि के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि ये सारे नियम समझ में आए या नहीं। तो मैं उसको पढ़ते जाता हूँ, मेरे बोलने के पहले आप लोग प्रयास कीजिए कि आप इसका उत्तर कर पाएँ। तो पहला है MCQ से शुरू करते हैं। रविंद्र गच्छति, यहाँ पर है रेखांकित पदानां संधिच्छेदम विकल्पेभ्यः चिनुत। रेखांकित जो शब्द है उसको बताना है कि इसमें संधि क्या हो रही है। ठीक है, रविंद्र क्या होगा? रविंद्र गैस कीजिए जल्दी। बिल्कुल सही, रविंद्र, रवि के साथ इंद्र, रवि के साथ इंद्र, ये सही। तो यहाँ हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि में ई के साथ ई मिलता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो रवि के ई के साथ इंद्र का ई मिलके बड़ी ई हो गया रविंद्र। उसी प्रकार चंद्रोदय, चंद्रोदय में क्या होगा? यहाँ पे संधि स्थल देखें, यहाँ पे संधि स्थल ओ है, तो ओ कहाँ पर होता है? गुण स्वर संधि में। तो ओ कब होता है? अ के साथ जब उ मिलता है तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। मतलब चंद्र के अ के साथ उदय का उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो बनेगा चंद्रोदय। तो सही विकल्प चंद्र उदय, बिल्कुल सही। परमाओजस्वी, परमाओजस्वी, यहाँ पे संधि स्थल क्या है? यहाँ पे संधि स्थल औ दिख रहा है। औ होना अर्थात मात्रा की वृद्धि हो जाना। तो अ या आ के साथ जब ओ मिलता है तो अ हो जाता है। तो अ या आ के साथ ओ या औ मिलके औ हो जाता है। तो यहाँ पे औ हो गया है, मतलब कि ओ जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ? परम अ और ओजस्वी का ओ, परम ओजस्वी, वृद्धि स्वर संधि। प्रत्येकम जनः तत्र गच्छति, प्रत्येकम यण में हमने चर्चा की थी कि किसी शब्द के बीच में यदि व्यंजन अपने मूल फॉर्म में आता है, यदि व्यंजन स्वर के बिना आता है तो देखना चाहिए उसके पश्चात य और व तो नहीं है। यदि य और व है, इसका तात्पर्य कि वहाँ पे यह संधि हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे यह है, प्रत्येकम यह है और यह के ठीक पहले व्यंजन आधा है, तो पूरी संभावना है इसकी यह स्वर संधि में होने की। तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, जो यह है यह को ई बना देते हैं। तो क्या हुआ? प्रत्य का यह है तो प्रत्य का यह ई बन गया तो बना प्रति। तो प्रति और बचा क्या? एकम का एकम, तो प्रति एकम, पहला विकल्प सही है। गुरुआदेश, गुरुआदेश। अब यहाँ पे ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ऊ का व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ के साथ आदेश है, आदेश मतलब कि ऊ के साथ भिन्न स्वर, तो ऊ का व हो गया। तो जब ऊ का जब व हो गया तो गुरु का आधा र हो गया, तो गुरु का आधा र बन के आधा जब र होता है तो ऊपर रेफ के रूप में स्पष्ट प्रकट होता है, और ऊ का व के साथ आ मिल के वा, तो गुरुआदेश। तो उसका सही विकल्प है गुरु आदेश। तो इस प्रकार ये MCQ के सारे प्रश्न मुझे उम्मीद है आपको कर पाए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम अभ्यास के अगले प्रश्नों को करेंगे।